जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि कैपेसिटर जो है ये एक डिवाइस होती है जिसको हम यूज़ करते हैं टू स्टोर चार्ज। और इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये दो कंडक्टिंग प्लेट से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके दरमियान जो है वो इंसुलेटिंग मीडियम होता है। और इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि इसके साथ हमने एक 10 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है और साथ में एक स्विच लगाया हुआ है। और इस केस में ओपन स्विच है तो इसका मतलब है कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो एज अ रिजल्ट करंट को क्लोज पाथ मिलेगा और करंट जो है वो फ्लो करेगा बैटरी से कैपेसिटर की प्लेट्स की तरफ। और ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, इस डायग्राम में इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन को मद्देनजर रखते हुए अगर आप इसको देखें तो आप देख सकते हैं कि जो करंट है वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम बैटरी टुवर्ड्स द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। अब देखना हमने ये है कि ये करंट जब फ्लो करता है कैपेसिटर की तरफ तो एज अ रिजल्ट कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। और जो एनर्जी स्टोर होती है, आप लोगों को पता है कि वो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर में जो है वो एनर्जी स्टोर होती है। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि चार्ज जो है वो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर स्टोर होना शुरू हो गया। अब यहां से हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस अराइज होते हैं। सबसे पहली बात ये कि कैपेसिटर को अपनी पूरी कैपेसिटी का चार्ज स्टोर करने में कितना टाइम लगेगा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि क्या कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज स्टोर होने का रेट है क्या वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। कहने का मकसद है कि क्या स्टार्ट में चार्ज और जो फाइनल चार्ज होगा आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने के बाद तो क्या एक ही रेट के साथ चार्ज स्टोर हो रहा होगा। तो इसका जो आंसर है वो हमें आने वाले दो डिस्कशंस में मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो चार्ज इसके ऊपर डिपॉजिट होता है प्लस कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर, अगर उसका ग्राफ प्लॉट किया जाए वर्सेस टाइम तो आपके पास ये ग्राफ आ रहा है। और ये ग्राफ में ये जो डॉटेड लाइन है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज जितनी कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर स्टोर हो सकती है ये उसकी वैल्यू है। और इसको इक्विलिब्रियम चार्ज भी बोला जाता है। और जैसे मैंने बताया कि जब चार्ज फ्लो करता है बैटरी से कैपेसिटर की प्लेट्स की तरफ और कैपेसिटर की प्लेट्स में भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, तो कब तक ये चार्ज कैपेसिटर की तरफ फ्लो करता रहेगा। तो उसका आंसर ये होता है कि जब तक कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ये इक्वल हो जाए तब तक चार्ज जो है वो फ्लो करता रहता है, ये करंट फ्लो करता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ टाइम के बाद वो जो करंट है वो फ्लो करना रुक जाएगा और ग्राफ में वो जो चार्ज है वो ये वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो अटेन कर लेता है। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। और इसको हम लोग कह सकते हैं कि जब करंट फ्लो करता है सोर्स से कैपेसिटर की तरफ, सोर्स का मतलब है वोल्टेज सोर्स जो यहाँ पे बैटरी आपको नजर आ रही है, तो जब करंट बैटरी से कैपेसिटर की तरफ फ्लो करता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। और जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ये इक्वल हो जाए तो एज अ रिजल्ट फर्दर जो फ्लो ऑफ करंट है वो स्टॉप हो जाता है। और हम ये कहते हैं कि जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज हो गया है और अब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी उतना ही होगा जितना बैटरी की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस था। तो ये फर्स्ट फेज है जिसको चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर बोला जाता है। अब अगर इस कैपेसिटर को आप कनेक्ट कर दें एक एक्सटर्नल वायर के थ्रू दोनों प्लेट्स को तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, अब इस सर्किट में से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। और इस केस में क्योंकि करंट के फ्लो की जो डायरेक्शन है
वो कैपेसिटर से सर्किट की तरफ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ये कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग जो है उसका प्रोसेस होता है। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो करंट फ्लो कर रहा है अब वो कैपेसिटर से सर्किट की तरफ फ्लो करता है। और अगर इसको ग्राफिकली देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि ये भी जो ग्राफ बन रहा है ये भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, बल्कि स्टार्ट में आप देखें और एंड पे अगर आप देखें तो ये आपको कर्व शेप नजर आ रही है। तो ये जो ग्राफ है इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर को अपना पूरा चार्ज डिस्चार्ज करने के लिए भी कुछ टाइम लगेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस टाइम टेकिंग है, और वो कितना टाइम लगेगा कैपेसिटर को फुली चार्ज होने में या डिस्चार्ज होने में, ये हमें यहाँ पे चेक करना है और उसको डिफाइन करना है। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जब चार्ज फ्लो करे या करंट फ्लो करे फ्रॉम कैपेसिटर टू द लोड, लोड का मतलब है ये सर्किट के अंदर अगर आप कोई एलईडी बल्ब लगा देते हैं, कोई और चीज लगा देते हैं जो करंट को कंज्यूम करे, तो उसको हम लोग लोड बोलते हैं। तो जब कैपेसिटर से करंट फ्लो करेगा टुवर्ड्स द सर्किट या टुवर्ड्स द लोड, तो हम कहेंगे दैट इज द डिस्चार्जिंग प्रोसेस। तो ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग था। अब हम एक ही सर्किट के थ्रू जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आपके सामने ये एक सर्किट है जी, इस सर्किट में ये एक रेजिस्टर आर है जो सीरीज में एक कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है, और इसके बाद ये एक इंडिविजुअल पाथ यहाँ पे नजर आ रहा है, और दूसरा जो है यहाँ पे ये एक बैटरी या वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, और यहाँ पे ये स्विच एस लगा हुआ है। अगर हमने चार्जिंग यहाँ पे करनी है कैपेसिटर की, तो जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को मद्देनजर रखते हुए करंट फ्लो करेगा बैटरी से कैपेसिटर की तरफ। ये जो एरोज आपको नजर आ रहे हैं अब ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, और ये शो कर रहे हैं कि करंट जो है वो फ्लो कर रहा है बैटरी से कैपेसिटर की तरफ। तो आप लोगों को पता है अभी मैंने इसको कहा है कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज द चार्जिंग प्रोसेस। तो इस तरह करके ये आउटर लूप जो है ये क्लोज पाथ के तौर पे एक्ट करता है, और इसको बोला जाता है दैट इज द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। अब यहाँ पे एक चीज मैं साथ में और ऐड कर देता हूँ कि अगर हम ये चेक करना चाहें कि ये कैपेसिटर जो है इसको चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ये एक्चुअली डिपेंड कर रहा होता है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे और रेजिस्टेंस पे। ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि अगर एक कैपेसिटर है जिसकी चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी कम है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसको कम टाइम लगेगा चार्ज स्टोर करने में। और अगर एक कैपेसिटर जो है उसकी चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी ज्यादा है, वो ज्यादा चार्ज स्टोर करता है, उसका मतलब है उसको फुली चार्ज होने के लिए जो टाइम लगेगा वो भी ज्यादा होगा। आप इसको वाटर टैंक वाली एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि अगर एक वाटर टैंक है जो स्मॉल साइज का है, तो उसको अगर आपने एक पाइप के थ्रू कंप्लीटली फिल करना है तो आपको टाइम कम लगेगा एज कंपेयर टू अ लार्जर टैंक। तो ये भी यहाँ पे आप इसको एनालॉग बना सकते हैं अपनी स्टेटमेंट को कैपेसिटर के साथ। और दूसरा जिस फैक्टर पे डिपेंड करेगा वो रेजिस्टेंस होगी। अगर करंट के फ्लो को कम अपोजिशन मिलेगी, इसका मतलब ये होगा कि वो जो चार्ज होगा वो फास्टली जो है वो ट्रेवल कर रहा होगा, और कैपेसिटर जो है वो एज कंपेयर टू चार्जिंग का जो प्रोसेस है वो उसका फास्ट होगा। तो एज रिजल्ट हम ये कहते हैं कि जो कैपेसिटेंस ऑफ द सॉरी जो चार्जिंग प्रोसेस होगा या जो चार्जिंग टाइम होगा वो एक्चुअली रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पे डिपेंड करेगा, और दूसरा डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पे। अब इसी डायग्राम को अगर हम फर्दर एक्सप्लेन करने के बाद हम एक्चुअली ये देखते हैं, अब हम डिफाइन करते हैं टाइम कांस्टेंट। जो पहले मैंने बात की कि एक कैपेसिटर को चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, वो जो टाइम है उसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ टाइम कांस्टेंट, और इसको कहा जाता है टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स ऑफ द इक्विलिब्रियम चार्ज। ये एक्चुअली टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन बता रही है कि आप वन टाइम कांस्टेंट किसे कहते हैं। तो वन टाइम कांस्टेंट का हरगिज मतलब ये नहीं है कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो उसको जितना टाइम लगेगा उस टाइम को बोला जाएगा
दैट इज नॉट अ टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट के लिए सेपरेट डेफिनेशन है और उसके लिए जो रेफरेंस कंसीडर किया गया है वो 63% ऑफ द इक्विलिब्रियम चार्ज है, या 0.63 टाइम्स ऑफ द इक्विलिब्रियम चार्ज है। इट इज नॉट द 100% ऑफ द चार्ज। सो वो वाला टाइम जिस टाइम के दौरान एक कैपेसिटर के ऊपर उसके टोटल चार्ज का या इक्विलिब्रियम चार्ज का 63% डिपॉजिट हो जाए, इस टाइम को बोला जाता है दैट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटर। और ये एक्चुअली प्रोडक्ट होता है रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। और दूसरी चीज यहाँ पे ये नोट करने वाली है कि ये जो चार्जिंग रेट होता है कैपेसिटर का, मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि ये डिफरेंट होता है। जब कैपेसिटर इनिशियली चार्ज हो रहा होता है तो उस वक्त नॉर्मली जो उसके ऊपर चार्जिंग रेट है वो फास्ट होता है और उसके ऊपर वो जल्दी चार्ज हो रहा होता है। और जैसे जैसे चार्ज डिवेलप होता जाता है उसका जो चार्जिंग रेट है वो स्लो होता जाता है। आप इसको चार्जिंग ऑफ द मोबाइल बैटरी जो है उसके साथ भी आप एनालॉगी बना सकते हैं इसकी। आपको पता है जब आप मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं तो स्टार्ट में उसका जो चार्जिंग रेट होता है वो फास्ट होता है, अर्ली चार्जिंग ज्यादा तेजी से हो रही होती है। लेकिन जैसे जैसे वो फुल चार्जिंग की तरफ जा रहा होता है तो उसका जो चार्जिंग रेट है वो स्लो होता जाता है और वो ज्यादा टाइम ले रहा होता है अपनी परसेंटेज ऑफ द चार्जिंग को बढ़ाने में। इसकी जो रीजन है वो आप अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एसी थ्रू अ कैपेसिटर में आप लोग पढ़ रहे होंगे। जब कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है तो आने वाले चार्ज को वो अपोजिशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से उसका जो चार्जिंग रेट है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो एनीवेज जी, ये टाइम कांस्टेंट था। अब देखना ये है कि अगर टाइम कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज हो तो डिफरेंट वैल्यूज के लिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम पे क्या इफेक्ट होगा। ये यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है जिस ग्राफ के अंदर दो डिफरेंट टाइम कांस्टेंट्स वाले कैपेसिटर्स हैं, जिनमें से एक को स्मॉल आरसी वाला बोला गया है और एक लार्ज आरसी वाला कैपेसिटर है। और इसमें ये टॉप पे आप डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं ये इक्विलिब्रियम चार्ज है और उसके साथ ये नीचे जो है 0.63 टाइम्स ऑफ द इक्विलिब्रियम चार्ज या 63% ऑफ द इक्विलिब्रियम चार्ज है। तो जब आप स्विच क्लोज करते हैं तो चार्ज डिपॉजिट होना शुरू होता है और इनिशियली ये रेट फास्ट है और आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना शुरू हो रहा है। लेकिन अगर आप ये फर्स्ट वाले कैपेसिटर की कर्व को देखें तो जब इसके ऊपर 63% ऑफ द चार्ज स्टोर होता है तो इसका जो टाइम कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू है मैं ये कहता हूँ ये 1 RC के इक्वल है। इसी तरह अगर एक और कैपेसिटर जिसके RC की वैल्यू जो है वो लार्ज है, अगर उसकी कर्व को ड्रॉ किया जाए तो ये कर्व शो कर रही है कि इसके ऊपर जो 63% ऑफ द चार्ज स्टोर होता है उसको ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। और वो आप यहाँ से ये प्रोजेक्शन ड्रॉ करके देख सकते हैं। अगर आप यहाँ ड्रॉ करें ऑन एक्स एक्सेस तो आप देख रहे हैं कि सेकंड के लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है और फर्स्ट के लिए जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू थी वो कम थी। तो जो कम टाइम कांस्टेंट वाली वैल्यू है इसका मतलब ये है कि ये वाला कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो रहा है और जिसमें आरसी की वैल्यू ज्यादा थी वो स्लो चार्ज हो रहा है। तो यहां से हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम कांस्टेंट यानी आरसी की वैल्यू कम होगी तो जो कैपेसिटर होगा वो जल्दी चार्ज होगा, और अगर आरसी की वैल्यू आपके पास ज्यादा होगी तो जो कैपेसिटर चार्ज होगा वो स्लोली चार्ज होगा। तो ये चार्जिंग रेट ऑफ द कैपेसिटर है और टाइम कांस्टेंट का इफेक्ट है कैपेसिटर की चार्जिंग के ऊपर। इसी तरह अगर आप डिस्चार्जिंग की बात करें तो डिस्चार्जिंग में हम इस स्विच को पॉइंट बी के साथ कनेक्ट करते हैं और अब जो क्लोज पाथ बनेगा वो ये वाला क्लोज पाथ बनेगा और एज अ रिजल्ट कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होगा और सर्किट में से करंट फ्लो करेगा। अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो इसमें आप देख सकते हैं कि लार्ज आर सी की वैल्यू के लिए जो कर्व है वो कंपैरेटिवली फ्लैटर कर्व है, जो ये शो करती है कि जो डिस्चार्जिंग कर्व है वो आपके पास स्लो डाउन है। और अगर आप स्मॉलर आरसी वाली बात करें तो ये जो कर्व है इसमें शार्पनेस ज्यादा है, ज्यादा स्लोप है इसका, जो ये शो कर रहा है कि जो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है वो फास्ट है। तो यहां से हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि स्मॉल वैल्यू ऑफ आर सी के लिए कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज रैपिडली होगा और
जो लार्ज वैल्यू ऑफ आर सी है उसके लिए वो ज्यादा टाइम लगेगा डिस्चार्ज होने में। तो यहां से कंक्लूड ये हुआ कि अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू स्मॉल है तो कैपेसिटर चार्ज भी जल्दी होगा और डिस्चार्ज भी जल्दी होगा। लेकिन अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो कैपेसिटर की चार्जिंग स्लो होगी और जो डिस्चार्जिंग है वो भी स्लो होगी। तो ये टाइम कांस्टेंट था। अब देखना ही है, यहाँ पे एक छोटा सा प्रूफ जो है वो मैं कर देता हूं कि जो टाइम कांस्टेंट है, इसको टाइम कांस्टेंट इसलिए कहा जाता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस के यूनिट्स हैं वो यूनिट्स ऑफ टाइम के इक्वल आते हैं, इस वजह से इसको टाइम कांस्टेंट बोला जाता है। और वो प्रूफ यहाँ पे मैंने लिख दिया, आपको पता है रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है और ओम वोल्ट पर एम्पेयर के इक्वल होता है, और कैपेसिटेंस का यूनिट फेरेड है, वो कूलम पर वोल्ट के इक्वल है। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करवाएं तो वोल्ट और वोल्ट कैंसिल आउट कर देंगे, कूलम पर एम्पेयर होगा और कूलम पर एम्पेयर जो है वो सेकंड की इक्वल होता है। तो इस तरह प्रोडक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ आर एंड सी जो है दैट इज इक्वल टू द यूनिट्स ऑफ टाइम। तो इस वजह से प्रोडक्ट ऑफ आर सी जो है उसको टाइम कांस्टेंट बोला जाता है। अब अगर जिन स्टूडेंट्स को ये वाली कर्व प्रॉपरली समझ नहीं आई उनके लिए मैंने एक और ग्राफ ऐड किया है जिससे टाइम कांस्टेंट को समझना जो है वो कंपैरेटिवली और इजी है। इसमें मैंने 3 डिफरेंट कैपेसिटर्स यूज किए हैं जिनके टाइम कांस्टेंट 1, 2 और 3 है। अगर आप देखें तो ये जो पहली कर्व है इसमें टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 1 इस वजह से है क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल पे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वो 1 पे आ रहा है। और ये कहां से ड्रॉ किया है, दैट इज अबाउट द 63% ऑफ द इक्विलिब्रियम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज 1 है जो ये है, और 0.63 चार्ज जो है वो इस लाइन पे आ रहा है। तो इस लाइन को जिस पॉइंट पे जो कर्व टच करेगी वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके टाइम कांस्टेंट निकाला जा सकता है। जैसे इस केस में अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वो 1 पे आ रहा है, इसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वो 2 पे है, और सिमिलरली इसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो 3 पे है। तो टाइम कांस्टेंट ज्यादा किसका है, ये लास्ट वाली कर्व का, ब्लू वाली का। तो इस टाइम कांस्टेंट में आप देख रहे हैं कि इसको ज्यादा टाइम लग रहा है 63% ऑफ द चार्ज को डिपॉजिट करवाने के लिए। लेकिन अगर आप ग्रीन वाली को देखें तो इसको 2 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट लग रहा है, इसका मतलब है इसको लेस टाइम लग रहा है चार्ज को सपोर्ट करने में उसके ऊपर, और 1t वाला जो है इसको सबसे कम टाइम लग रहा है। तो यहां से ये पता चला, अगेन वही बात है कि जैसे जैसे टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती जाती है तो जो डिपॉजिट चार्ज हो रहा है कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर वो ज्यादा टाइम लेता है अपने आप को पूरे का उसके ऊपर डिपॉजिट करवाने के लिए। और यहां से एक एमसीक्यूज है कि कितने टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट हो तो तब जाके मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर स्टोर होता है। तो वो 5 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट होता है, मतलब आप उसको कह सकते हैं 5RC या 5T कह सकते हैं। वो यहां से इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके चेक किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था जी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को काफी हेल्प आउट करेगा इस टॉपिक को समझने में।